Assalamu alaikum ADS students. This is your lecture number 24. ठीक है, ADS का 24 है। ADS आप पढ़ रहे थे कि हम लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन, उसके हमने 3 सूरतें बताई थी। ये कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री भी हो सकती है, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री हो सकती है और डिक्रीजिंग कॉस्ट। कांस्टेंट का हमने कर लिया था हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व होगा LRSC। अब हमने इंक्रीजिंग कॉस्ट को देखना। Those firms whose cost increase along with expansion operate under increasing costs. The cost per unit of representative firms increase because the factors required by the firm are available at higher price. ठीक है, अब जैसे कि रॉ मटेरियल है, फ़र्ज़ कीजिए कि वो कॉटन इस्तेमाल करें, तो पहले वो उसको कॉटन मिल जाती थी एक बेल ही उसे कहते हैं, बेल्स ऑफ कॉटन, तो वो उसको मिल जाती थी 5,000 की। तो इंडस्ट्री ने डिमांड बढ़ा दी, लोगों ने डिमांड बढ़ाई, तो इंडस्ट्री ने ज़्यादा उसको मांगा कि हमने कपड़ा बनाना है, तो उन्होंने कहा कि जी अब हम 8,000 की एक बेल देंगे, तो उनको प्राइस बढ़ गई। इसका मतलब है वो अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वो इंक्रीजिंग कॉस्ट पे करेंगे। लेबर भी कहेगी कि आपको इतना ज़्यादा मुनाफा हो रहा है और आप तो कारोबार भी एक्सपेंड करें, हमारी भी वेजेस बढ़ाएं, तो वो इंक्रीजिंग कॉस्ट में आ जाएगी। तो एंड अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री इंक्रीजेज एंड दे इंक्रीज द सप्लाई एट अ हायर प्राइस। अब उनको हाई प्राइस पर वो सप्लाई दे सकेंगे। इस सिचुएशन में डिमांड फॉर एनी कमोडिटी rises, the supply does not respond in the same way because the increase in the price of factors. Accordingly, more will be supplied by the firm and industry at a higher price, and here LRSC will slope upward. It is shown in figure 50. यानी कि इसमें ये ऐसी इंडस्ट्री है जो इंक्रीजिंग कॉस्ट पर काम कर रही है, तो ये इसका जो LRSC होगा वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। जैसे सादा सप्लाई कर्व नहीं होता इंडिविजुअल का, उसी तरह इसकी शेप आएगी, क्योंकि कीमत अगर ज़्यादा होगी तो इनकी कॉस्ट कवर हो रही होगी, तो ये सप्लाई दे देंगे। इसकी डायग्राम हम देख लेते हैं। अब देखें, डिमांड जब ये DD1 है और S1 और S1 ने जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, आपकी प्राइस 1 आ गई और Q1 सप्लाई आ रही है। अब इधर यहाँ पर आप देखें कि इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री का ये सप्लाई कर्व है। सॉरी, जो मैंने आपसे यहाँ पर कहा था, ये मैंने आपसे फर्म नंबर 1 और फर्म 2, बेसिकली ये पूरी इंडस्ट्री की डायग्राम है। दिस इज़ जस्ट इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री में सारी फर्म्स शामिल हैं। तो ये आपके पास, आपने इस वाले के ऊपर E1 यहाँ पर बनाया, LMC को ने इंटरसेक्ट किया LAC को, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को, तो आपने ये सप्लाई, इंडस्ट्री ने ये सप्लाई दे दी। अब अगर डिमांड और बढ़ जाती है, ठीक है, डिमांड बढ़ गई है तो सप्लाई भी देखें, डिमांड ऊपर गई है, ये देखें, और सप्लाई भी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो प्राइस P2 पे चली गई। P2 पे ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया है। इसका मतलब ये है कि ये आपको ज़्यादा कीमत पर सप्लाई दी है उसने OQ1। आप इन पॉइंट्स को A और B को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास LRSC आ जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री under increasing cost. Basically OP1 price and OQ1 output is settled, and at price the representative firms sell, सारी firms जो हैं OQ1 बेच रही हैं। Now as the factors are available at higher prices because of increase in their demand बढ़ने से उनकी भी कीमत बढ़ गई है।
Hence LAC and LMC curves shift upward. ये देखिए ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए, ये नीचे है ना, ये ऊपर शिफ्ट हुए। और तो S2 होगी सप्लाई, D2 होगी डिमांड, उन्होंने इंटरसेक्ट किया, प्राइस सेट हुई मार्केट में, वो मार्केट इस इंडस्ट्री को मिली, इनके ग्राफ ऊपर चले गए, ऊपर वाली प्राइस पर इन्होंने सप्लाई दी, तो ये इनकी सप्लाई लाइन जो है LRSC इंक्रीजिंग कॉस्ट के तहत ऊपर अपवर्ड स्लोपिंग होगी। फिर हमारे पास आ जाती है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर डिक्रीजिंग कॉस्ट एंड LRSC ऑफ फर्म इंडस्ट्री अंडर डिक्रीजिंग कॉस्ट। ठीक हो गया। अब आपके पास ये है, ये सारी दो फर्म्स इसमें भी हैं। पहले देखिए डिमांड है D1 और D1, ठीक है, और फिर डिमांड में इतनी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, लेकिन डिमांड में थोड़ी सी इंक्रीज़ होने से सप्लाई में आप देखें कितना ज़्यादा इंक्रीज़ है। इसका मतलब है कि उनको रॉ मटेरियल और लेबर बहुत सस्ता मिल रहा है कि उन्होंने अचानक फटाफट अपनी सप्लाई बढ़ा दी। उससे क्या हुआ है कि प्राइस फॉल कर रही है, प्राइस ने फॉल किया। ये देखें फर्म्स जो हैं वो काम कर रही हैं पहले इस पोजीशन पे, तो फिर नीचे की तरफ शिफ्ट हुए। तो आप इसको अगर इन फर्म्स से इंडस्ट्री का निकालेंगे ना LRSC, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। ये अपवर्ड स्लोपिंग आया इन फर्मों की वजह से, फर्म्स के कर्व्स को देखकर, और ये भी फर्म्स के कर्व्स को देखकर आपके पास ये LRSC आया। ठीक है, फर्म्स के कर्व को देख, ये इंडस्ट्री है लेकिन इसमें ये मुख्तलिफ फर्म्स हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, ये सारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसको इसी तरह आपने फिर डिस्क्राइब कर देना ना बार बार उसको। आई थिंक कि S1 से ये S2 पे आएगी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये इतनी डिमांड हुई है तो ये इसको रॉ मटेरियल और इसको लेबर सस्ती मिल रही है, इसने एकदम अपनी Q1 से Q2 पर पहुंचा दी है। तो फिर इसका इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो LRSC आ जाएगा, ऐसी इंडस्ट्री का जो कि डिक्रीजिंग कॉस्ट पे काम कर रही है, क्योंकि इसकी फर्म्स के भी देखें ना कॉस्ट कर्व्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर और ज़्यादा डिमांड बढ़े तो ये इधर आ जाएंगे और प्राइस और गिरेगी, तो LRSC और गिरेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब हमने देखना है कि इसके क्वेश्चंस क्या है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस तो मैं सारे आपको बताती गई हूँ, लेकिन इसमें जो लॉन्ग रन, इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो है डिस्कस डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ फर्म इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन। ठीक है, ये तो वही है ना जो आपने किया था। वाई अब इसी सवाल को दूसरे लफ्ज़ों में कैसे पूछा जा सकता है, वाई डज अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, एक्सप्लेन विद डायग्राम। यानी कि वो जो आपने पढ़ा था कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन 5 सूरत हाल पढ़ी थी ना आपने, कि एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉसेस, शट डाउन, क्लोज डाउन, वो असल में ये सवाल पूछा जा रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से। फिर देखें उसको तीसरे तरीके से, एक्सप्लेन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सिर्फ एक केस पूछा हुआ है, और फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट, 2 डायग्राम्स पूछे हुए हैं। ठीक है, फिर जब इतना छोटा अगर सवाल होगा तो उसका मतलब है उसके साथ और कुछ आएगा। फिर उसके बाद यही सवाल आपके पास आ रहे हैं नंबर 3 पर। ये देखिए, फिर ये तीसरा सवाल है व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन। आपने बता देना परफेक्ट कंपटीशन की जो सारी अजम्पशन है उसकी तारीफ़ करनी है। फिर शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्टली कम्पेटिटिव फर्म, वो आपने किया हुआ है। देखिए कितना ज़्यादा ये है, इसलिए मैंने आपको कहा था ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
फिर डिराइव शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। देखिए ये सिर्फ एक जगह पे आया हुआ है, ठीक है, इसको आप छोड़ दें। नंबर 1, 3 और 4 ये आपकी इसमें से असाइनमेंट होगी। डिराइव लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ द इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन व्हेन देयर इज इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। देखें आसान सी डायग्राम थी, आसान सी उसकी एक्सप्लेनेशन। डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री और कांस्टेंट। देखें ये कितना ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है, और इसमें से शॉर्ट भी बन सकते हैं, इसमें से लॉन्ग भी बन सकते हैं। फिर दोबारा वही डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये तो आपको आते ही है ना, तो इनके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और जिस तरह ये देखें यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर वालों ने इसको लॉन्ग रन के लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का दिया हुआ है। देखें मार्क्स की डिवीजन कैसे हो सकती है। एवरेज रेवेन्यू को आप बताएं और उसकी डायग्राम बनाएं, मार्जिनल रेवेन्यू को बताएं, शेड्यूल डायग्राम बताएं, बल्कि एक ही शेड्यूल बनाएं, उसी से आप मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू बनाएं और टोटल रेवेन्यू दिखाएं, फिर उनको ड्रॉ कर दें परफेक्ट कंपटीशन के अंडर। तो ये तो बहुत छोटा सवाल बनता है, तो इसीलिए ये इतना फ्रीक्वेंट नहीं आया हुआ। तो ये आपका होगा आपकी असाइनमेंट के 3 ये क्वेश्चन है। इसी आपको पूरा लेसन करेंगे 1, 3 और 4, और मैंने इन्हें मार्क भी करवाया है, आप इनको लिख लें ताकि आपके पास हो। और अब मुझे अब काफ़ी तसल्ली है, मैं इंशाल्लाह अब क्लासेस को शुरू होने वाली है, हम बात करेंगे इस पर, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है मोनोपोली। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको हम कॉलेज में शुरू करेंगे इंशाल्लाह। होपफुली आपके अब तक के लेक्चर्स मुकम्मल हो गए। मोनोपोली असल में बेटे सूरत हाल होती है मोनोपोली की कि इसमें सिंगल सेलर होता है और सारी मार्केट में सप्लाई वही दे रहा होता है, ठीक है। ये हमने क्लास में भी कई दफ़ा डिस्कस किया है कि मोनोपोली में हम आपने पूछा था कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कोई और सप्लाई ही ना कर रहा हो। जैसे बिजली वो वापडा दे रही है, हम किसी और से ख़रीद ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो मोनोपोली जो होती है ना, वो सिंगल फर्म डोमिनेट्स द होल मार्केट, सारी मार्केट को डोमिनेट करती है। आपको कहीं और से वो चीज़ ही नहीं मिल रही, आप उसी से लेंगे ना। However, this model will help us working of firms which are close to monopoly. उन्होंने ये कहा है रेयर होता है, ठीक है, कि ये मॉडल मोनोपोली इतनी बहुत रेयर होती है। वैसे पाकिस्तान में वापडा तक मोनोपोली है, आप पूरे पाकिस्तान को वापडा ही देता है, लेकिन कराची की अपनी एक इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, क्योंकि कराची आपको पता है 2.5 करोड़ लोगों का शहर है, तो उसकी अपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, वो उससे ख़रीदते हैं। अब ये वापडा बाकी मुल्क को देता। तो बिल्कुल सिंगल सेलर होना तो उन्होंने कहा रेयर होता है, लेकिन तकरीबन क्लोज टू मोनोपोली सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है। हम मोनोपोली में फिर क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली बन कैसे जाती है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसकी कॉस्ट कैसी होती हैं। आप परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ के आए हैं ना, कॉस्ट कर्व कैसे हैं, रेवेन्यू कर्व्स कैसे हैं, इक्विलिब्रियम कैसे हाल है, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कैसे है, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कैसा है, इंडस्ट्री का कैसा है, फर्म का कैसा है। अब आपने पढ़ना है कि कॉस्ट कर्व्स मोनोपोली के कैसे होते हैं और रेवेन्यू कर्व्स कैसे होते हैं, फिर इक्विलिब्रियम कैसे हासिल होता है मोनोपोलिस्ट को, शॉर्ट रन में कैसे होता है, लॉन्ग रन में कैसे होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ है, इम्तियाज़ी कीमत, कि वो लाहौर में 10 रुपये की चीज़ बेचता है, ठीक है, और पेशावर में जाके वही चीज़ वो 20 रुपये की बेच देता है। ये क्या चक्कर है, ठीक है। डंपिंग भी वो करता है, ठीक है, डंपिंग भी हम कहते हैं कि वो अपनी कीमत से भी, लागत से भी कम पर बेच देता है बाज़ औक़ात, वो भी हम पढ़ेंगे।
फिर मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का हम कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। हमारे पास क्या आ गया इस चैप्टर का, ये इंट्रोडक्शन आ गया। थैंक यू।